नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दोपहर से सबसे बड़ी खबर है बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना के चारों तरफ हालात ऐसे बन गए थे कि उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और ये बताया जा रहा है तथाकथित रूप से कि उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के आसपास कहीं देखा गया है, तो हो सकता है कि उनको भारत उनको शरण देगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस था बांग्लादेश का, उस पर आज जितने भी छात्र थे और जो आंदोलित लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर कब्जा किया, तो उन तस्वीरों को देखकर श्रीलंका की याद आ गई और लोग यही कहने लगे कि बांग्लादेश की, और तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि वो चुनाव के बाद चुनाव जीतती जा रही थी और जिस वजह से वो धीरे-धीरे एक तानाशाह बन गई और एक तानाशाह का हश्र क्या होता है, आज बांग्लादेश की जनता ने उनको ये दिखा दिया। अब जो खबरें आ रही हैं, तमाम भीड़ पूरी चारों तरफ सड़कों पर है। 1 महीने से आप देख रहे हैं कि वहां पर एक सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, दंगे हो रहे हैं और दंगों के बाद अब तख्ता पलट की खबर आ रही है। वहां की जो आर्मी है, आर्मी जो सेना कह रही है कि अब वो देश की कमान संभालेगी। 5 लाख लोग बताया जा रहा है कि सड़क पर हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अगर शेख हसीना, पहले पहले तो हालात हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है और बांग्लादेश क्योंकि भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद पड़ोसी है। शेख हसीना के संबंध मोदी सरकार से बहुत ज्यादा अच्छे थे, अच्छे ही नहीं बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो ऐसे में भारत में अगर उनको पनाह मिलती है तो उस पर भारत पर उसका क्या असर पड़ सकता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है प्रोफेसर पाशा, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ए के पाशा, हमारे साथ विशेषज्ञ हैं साउथ ईस्ट एशिया के। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्रोफेसर पाशा, ये जो हालात इस समय बांग्लादेश में बने हैं, तो क्या ये खबर पुख्ता है कि शेख हसीना भारत में आ चुकी हैं? जी, ये तो पुख्ता है कि वो बांग्लादेश से निकल गई हैं और पहली खबर हमें जो मिली तो वो त्रिपुरा में अगरतला एयरबेस में हेलीकॉप्टर से उनकी बहन के साथ वहां पहुंची थी कुछ अर्से पहले। और ताज़ा खबर ये है कि वो हिंडन बेस दिल्ली के पास त्रिपुरा से वहां आई हैं, बोल के अभी तक पता है। हुँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बहुत नेचुरल था अगर भारत में उनको पनाह मिल रही है और जिस तरीके से भारत ने उनको शरण दी है या अगर देगा, और जिस तरीके से काफ़ी साफ लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पे अगर वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके के हालात हैं और भारत का पनाह देना, भारत की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये कैसा है? कैसा कदम होगा? देखिए, वो जब से ये हाल में इलेक्शन चौथी बार जीते, हालांकि वो 15 साल से ज्यादा से तख्ता में हैं, वो सत्ता में हैं। लेकिन जब से ये पिछला इलेक्शन हुआ, ये अपोजिशन पूरा बॉयकॉट किया वो इलेक्शन में और हजारों की तादाद में लोगों को, अपोजिशन के लोगों को जेलों में भरा गया था। और तभी से ये शक किया जा रहा था कि इनका इलेक्शन जो है कई लोग फ्रॉड की तरह देख रहे हैं। जिस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो 1970s में उनको अक्यूज किया गया था कि वो भी मैनिपुलेट करके पीपल्स पार्टी का मैंडेट दूसरी पार्टियों से छीन के सत्ता में आ गए बोलते। तो हुँ। यहाँ भी वही हिस्ट्री दोहरा रहे हैं। तीसरी बार जो है लोग सड़कों पे लाखों की तादाद में उतर आए हैं। खास तौर पे ढाका यूनिवर्सिटी की तस्वीर देख रहा था, बहुत ही खतरनाक थे। वहाँ हजारों की तादाद में लड़के, स्टूडेंट्स सड़कों पे थे और वो कई बार उनको इंटरनेशनल प्रेस इंटरव्यू कर रही थी और कह रहे थे कि हम सड़कों से हटेंगे नहीं जब तक शेख हसीना को हम देश से भगाएंगे नहीं और सत्ता उनसे छीनेंगे नहीं बोल के। तो वो अटल इरादा वो करके पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही बड़ी तादाद में सड़कों पे आए। और जिस तरीके से वो पूरे ढाका और दूसरे अन्य शहरों में मुजाहरे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे लग रहा था कि ये कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड तो कैंपेन क्या हो ये रहा है। और वो इतनी नहीं, तो जो भी प्रोटेस्ट या कैंपेन जहाँ पर चल रहा था, तो क्या ये एक आपको षड्यंत्र लगता है शेख हसीना के खिलाफ उनको सिंहासन से उतारने के लिए?
और क्या लगता है आपको कि ये कौन-सी ताकतें थी जो कि शेख हसीना को सिंहासन से उतारने के लिए बिल्कुल कमिटेड थी? इस समय संजय कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच संजय। आई विल कम टू यू। येस प्रोफेसर पाशा। जी। जी, ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही शामिल नहीं थे, इसमें पूरे अपोजिशन ग्रुप्स भी शामिल थे और हुँ, जमात इस्लामी के जो काडर है, वो भी शामिल था बड़े पैमाने पे क्योंकि उनके खिलाफ भी कई अपोजिशन लीडर्स को जेल में भरा गया था। तो स्टूडेंट्स ये बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी, जमात इस्लामी पार्टी और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं पूरे सोसाइटी में सबको इकट्ठा किया गया था। लग रहा था कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही इसमें हाथ नहीं है। कुछ एलिमेंट्स मिलिट्री के भी इसमें शामिल हुए हैं क्योंकि हुँ। उन्हें पता लग गया था कि ये पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करे थे ये प्राइम मिनिस्टर शेख नहीं, हसीना। तो क्या ये जो कू है, क्या हम इसे मिलिट्री कू कहेंगे? बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान में दिखता है और मिलिट्री कू के वहाँ पे कई एग्ज़ाम्पल्स रहे हैं, तो क्या ये एक मिलिट्री कू बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर हुआ है? देखिए इनिशियली तो वो चीफ ऑफ आर्मी कह रहे थे कि हम शेख हसीना से कंसल्टेशन किए हैं बोल के। ये मुझे हुँ, लग रहा है कि सॉफ्ट कू है और अल्टीमेटली बागडोर जो है पावर की आर्मी संभाल के वही ऑर्डर रिस्टोर करेगी और तीसरी बार ये बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम में आर्मी इंटरवीन किया है। और हुँ, आपको अगर मैं एक दो उदाहरण दूं, इसमें एक्सटर्नल हाथ भी मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के ऑफिसर्स लगातार काम करते आ रहे हैं और वहां से रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर और म्यांमार के बॉर्डर पे वहां कुछ एक्टिविटीज बहुत तेजी से चल रही है वो कई हुँ, महीनों से। और बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका एक बेस चाहता था वहां। शेख हसीना ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया को भी कंसल्ट किया था इस मामले में तो प्रधानमंत्री ने भी उनको सलाह दी थी कि ऐसे कुछ घटना नहीं होनी चाहिए। तो वहां से एलियनेशन हो गया था और सीआईए डायरेक्टर भी इसमें मुलविस हैं इस साजिश में शायद शायद तो अमेरिका का हाथ भी है और दूसरे अन्य देश भी हैं। और जो टर्मोइल म्यांमार में हो रहा है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, उसमें भी एक्सटर्नल हाथ लग रहा है और रोहिंग्या का लगातार वहां से मैं दर्शकों की आना जानकारी के जाना। लिए बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके की तस्वीरें बांग्लादेश से निकल रही हैं, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुसे, ये बताया जा रहा है कि उनकी साड़ियों तक को लूट कर लेके गए हैं प्रदर्शनकारी। इस तरीके की खबरें आ रही कि शेख हसीना के कमरे से उनकी साड़ी तक लूट कर ले गए हैं प्रदर्शनकारी। तो क्या ये बड़ा सुरक्षा का मामला था और सुरक्षा के मद्देनज़र हो सकता है कि उनको मार डाला जाता? तो सुरक्षा के मद्देनजर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो भारत में पनाह लें। प्रोफेसर पाशा, इसके बाद मैं फिर संजय जी के पास जाऊँगी। हाँ। जी, जिस तादाद में वहां से वहां के लोग उनके प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस को ये जिसको पैलेस कहा जाता है इतना वेल गार्डेड था वो। लेकिन वहां जब मैं तस्वीरें देख रहा हूँ तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हुँ, तो हुँ, शायद वो जानबूझ के वहां खाली करके चले गए थे या कुछ और रीजन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो रैंसैक किए मुझे याद आ रही थी तस्वीरें जैसा वो लीबिया में हुआ गद्दाफी के पैलेस या सूडान में हो रहा है या कई और देशों में हो रहा है। तो जिस भयानक तस्वीरें आ रही हैं वहां तो ये साफ नजर आ रहा है कि वहां कुछ इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हाथ है क्योंकि हमें एक्चुअल कैजुअलिटीज की बारे में पता नहीं। वहाँ का लोगों का कहना है जो इंटरनेशनल प्रेस भी है वो भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स इंजर्ड और जो खत्म हुए हैं हजारों की तादाद में है। हुँ। संजय मैं आपके पास आती हूँ कि क्या शेख हसीना को पता था जिस तरीके से हालात पनप रहे थे बांग्लादेश में कि ये इस तरीके का अंत इतना भयावह होगा उनके लिए कि इस तरीके से सब घुसेंगे और बिल्कुल एक तरीके से अटैक कर दिया सबने पैलेस में उनके और क्या ये जो सिचुएशन है पूरी क्या उससे सिमिलर आपको नहीं लगती जो हमने श्रीलंका में देखा था जिस तरीके से हालात थे?
अनम्यूट कर लीजिएगा। संजय आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आई विल कम टू यू प्रोफेसर पाशा अगेन। हाँ, संजय बोलिए। हाँ, अनम्यूट संजय अनम्यूट। I've unmuted. हाँ, हाँ, ठीक हेलो, है बोलिए। हाँ, मैं बोलिए, व्हाट आई एम बोलिए। सेइंग इज़ कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोफ़ेसर पाशा के साथ बुलाया। उनसे मिलने का, उनकी बात सुनने का मुझे पुराना बहुत अच्छा लगता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जो आज की तारीख में हो रहा है, काफ़ी हद तक है ना श्रीलंका में कुछ दिन पहले हुआ था, वहाँ पे ही प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर रेड करके तमाम जनता घुस गई थी और जितनी भी चीज़ें हो सकती थी। पर यहाँ पे तो आक्रोश और उसका जो पूरा जो उसका पैमाना है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे पूरा दे वांट टू अंडू व्हाटएवर वाज़ द सिम्बोलिज़्म दैट शेख मुजीबुर रहमान रिप्रेजेंटेड। उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, उनकी जो घर, उनका जो मेमोरियल हाउस था, उसको भी है ना अंदर घुस गए। तो अगर आप गौर करें तो वहाँ पर है ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ हो रही है जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं जिससे हिंदुस्तान की जो लेगेसी थी 1971 के बाद, वो सब उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका असर क्या होगा इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में इसका हमें पता नहीं, पर ये अपने आप में काफ़ी गंभीर है जो भी कुछ हुआ। हसीना को इस बात का एहसास था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से गड़बड़ा रही हैं, पर उनको काफ़ी हद तक भरोसा आर्मी के ऊपर था और हिंदुस्तान के ऊपर था कि वो किसी तरीके से मिल बैठ के सँभाल लेंगे। हिंदुस्तान की भी काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश कर रही थी। पर मामला इतना तेज़ी से बिगड़ा कि वो लोग सँभाल नहीं पाए और जैसे कि प्रोफ़ेसर साहब ने बोला कि इसमें कुछ विदेशी हाथों का ताकतों का हाथ भी नज़र आता है। अगर आप गौर करें जितने भी इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए जिसको कि ना रूस कहा करता था, पिंक प्रोटेस्ट एंड ग्रीन प्रोटेस्ट हुई, इसका कोई नाम तो नहीं दिया गया, पर इसकी शक्ल भी काफ़ी हद तक ये है कि जब लोग वहाँ सड़क पे इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को उठा के फेंक देते हैं। तो ये लीगली और एक चीज़ है कि जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भई चुनाव के बाद चुनाव जीतने से जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ थी वो शेख हसीना की बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अंत में कोई भी तानाशाह होता है तो वो इसी तरीके के कॉन्सिक्वेंस को फेस करता है। क्या वाक़ई में ये कहना ठीक होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए क्या तानाशाह बन गई थी और इसलिए अब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया कि उनको उखाड़ कर और सिंहासन से फेंकने की नौबत आ गई? देखिए, शेख हसीना काफ़ी समय तक पूरी ऑटोक्रेटिक थीं। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बांग्लादेश को काफ़ी करीब से रिपोर्ट करता हूँ, उसके बारे में लिखता रहता हूँ, उसको जाता भी रहता हूँ जब भी मौका पड़ता है। वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे जो हिंदुस्तान के डिप्लोमैट्स भी थे, वो किसी भी डिसिडेंट या जो इस सरकार से इत्तेफ़ाक नहीं करता है, उससे बात करने में कतराते थे। उनको इस बात का खौफ़ होता था कि बांग्लादेश गवर्नमेंट और ख़ास के हसीना बहुत नाराज़ हो जाएँगी। वहाँ पर पूरी तरीके से लोकतंत्र को स्मॉदर करा हुआ था। आप बीएनपी या जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा ज़िया की उससे इत्तेफ़ाक करें ना करें, उनकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी एंटी इंडिया थी, परंतु उनको कोई भी जगह नहीं दी गई थी। हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं कर सकता था और वही नहीं जितने भी लोग हैं उससे उससे जुड़े हुए वो सब है ना परेशान रहा करते थे। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के करीबी हुआ करते थे और उनको भी जो हसीना का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको काफ़ी शक की निगाह से देखता था। हालत ये हो गई कि वो भी कंप्लेंट करते थे कि हम तो प्रो इंडिया, प्रो हसीना, प्रो फैमिली हैं। अगर हम उनको कोई सलाह देना चाहें, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे माहौल में क्या करें? तो जब इस तरीके का एटीट्यूड हो जाता है तो फिर आपको जाना चाहिए, पर वो जाने को तैयार नहीं थी। उनको पता था कि अगर वो जाने की कोशिश करेंगी तो उनका हाल भी काफ़ी हद तक उनके पिताजी का होगा। खुशकिस्मती इनकी ये है कि वो निकल नहीं सही वक़्त पे, पर आप देखें काफ़ी जल्दबाज़ी में निकली हैं। वो इतनी जल्दी नहीं निकली। वो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से अगरतला गईं, अगरतला से सुना है सिलचर और सिलचर से दिल्ली आएँगी। वो कोशिश कर रही हैं लंदन में असाइलम लेने की क्योंकि उनकी बहन रेहाना उनके साथ है। तो संभव है कि उनको असाइलम मिल जाए। पर जो वहशीपन दिखाई पड़ रहा है, उसका कई सारे कारण हैं। पिछले कई दिनों से पुलिस और आर्मी काफ़ी लोगों को मार रही है। हमारे कई सारे दोस्त वीपीएन के माध्यम से मुझे संपर्क में बताते हैं कि यहाँ पर है ना, हाथ में वो तलवारें लेके मशीटी, जो छात्र परिषद के अवामी लीग के लोग है ना, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। दूसरी तरफ डंडा लेके वो जमात से जुड़े हुए छात्र लोग हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं और बाकी है आर्मी। तो इतने लोगों को मारा है और इतने लोगों को हताहत किया है, गिरफ्तार किया है,
उसकी है ना मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं है। जब है ना एक बार रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, वहाँ पर जितनी पाबंदियाँ लगी हैं वो खत्म होंगी, तो मेरे ख्याल से पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। पर जन आक्रोश इतना ज़्यादा है कि देखने को मिलता है, और जैसी ही खबरें आ रही हैं कि लोग-बाग काफ़ी खुशी में झूम गए जब से ये ना पता चला कि हसीना जा रही है। इतनी बुरी नेता नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी जो छवि है काफ़ी बिगाड़ ली थी। बिल्कुल। नहीं प्रोफ़ेसर पाशा, लेकिन अब आपसे समझना चाहेंगे, अभी मैं देख रही थी कि ममता बनर्जी ने लोगों से रिक्वेस्ट किया है, और ख़ासकर जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है कि भई आप लोग सब कम्युनल हार्मनी बनाइए, इसका एक रिपल इफ़ेक्ट हो सकता है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या भारत की सरकार को डरने की ज़रूरत है? जो आस-पास के जितने राज्य हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं, इसका एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट भारत पर क्या पड़ सकता है? भारत को क्या चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? मोदी सरकार को डरने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें जिस तरीके की गतिविधियाँ बांग्लादेश में हो रही हैं? जी। जी, 1-2 पॉइंट्स मैं इलैबोरेट करना चाहता हूँ। एक तो पड़ोसी देश एक और हमारा हाथ से गया मुझे लग रहा है। जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं, एंटी इंडिया फीलिंग्स बढ़ गई हैं, जबकि अब सक्सेसफुल हो गई हैं, तो हमें चौकन्ना रहना है कि वहाँ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। हम इतने ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल रूलर के साथ इतने गहरे संबंध बनाना, इसके इम्प्लीकेशन हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्या हो सकते हैं। तो दूसरा ये है कि वहां से अगर अट्रॉसिटीज और बिगड़ते हैं और सिविल वॉर की तरह डिजेनरेट हो जाता है, तो वहां से लोग भाग के नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ बड़े नंबर्स में वहां जाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा यह है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश लीडर्स के काफी रिटोरिकल पोजीशंस थे। ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल कंसल्ट नहीं कर रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे। जो भी हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ पॉलिसीज थे, उनको बॉर्डर स्टेट होने के जरिए कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। तो यहाँ जो ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड मोदी साहब जो बता रहे हैं, उससे एक हमें मैसेज मिलता है कि चाहे वो सदात हो या गद्दाफी हो या श्रीलंकन लीडर्स हो या पाकिस्तान में जो डिक्टेटर्स हैं, तो इसी तरह से वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करते हुए, अपोजिशन को क्रश करते हुए, और जो मैंडेट मिलता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाने की वजह से ये इंटरनल टर्मोइल होता है। तो इट्स ए क्लियर मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी एंड आरएसएस को कि ये पब्लिक ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। हम डिक्टेटोरियल रेजिम्स, मोनार्किकल रेजिम्स जो स्टेबल थे, शाह ईरान से लेके इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, लिबिया में देखे हैं कि वो इतना इंटरनल सिक्योरिटी का दबदबा था, लोग कुछ भी कहने के लिए डरते थे। तो इतने ताकतवर लीडर्स को भी जो है लोग सड़कों पे आके उनका तख्ता पलट दिया है। तो मोदी को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि जिस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट्स उलट-पलट कर रहे हैं और एमएलएस और गवर्नमेंट्स बनाने हैं, तो ये महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं दूसरे अन्य शहरों में, और ये सेंटर में भी अगर ये ऐसे करने की कोशिश करेंगे, तो लोग डिसअफेक्शन होके सड़कों पे उतर आएंगे। एनी अमाउंट ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि डेमोक्रेसी के नाम पे आप अगर डिक्टेटर बन के रूल करके क्रश करना चाहते हैं, तो यही हाल होगा कोई भी डिक्टेटर का। नहीं, लेकिन आज सब लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल कर रहे हैं, संजय मैं आप ही के पास आ रही हूँ कि लोग आज इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में जो हालात हैं, हम किसी भी तरीके से जो कू है उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से, लेकिन भारत में और जो हालात बांग्लादेश में थे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को रिप्रेस किया जा रहा था, कोटा जो ज ज गवर्नमेंट जॉब्स में था, उसको लेकर बड़ा भयानक विरोध था, किसी की बात वहाँ पर सुनी नहीं जा रही थी। उस तरीके के हालात भारत में नहीं है, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से चलती रही तो भारत के हालात भी ऐसा क्या हो नहीं सकता कि यहाँ पे भी इस तरीके के हालात बनेंगे? और आज यही लोग कह रहे हैं कि भई मोदी जी का भी हाल कहीं ऐसे ही ना हो जाए। तो आज अगर लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की तुलना कर रहे हैं,
तो फिर क्या कहेंगे? क्या हम इसे गलत कहेंगे? क्या मोदी जी को डरने की ज़रूरत है? वाक़ई में जो बांग्लादेश के हालात है, उससे क्या मोदी को डरने की ज़रूरत है? नीलू जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल पे जाऊँ, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जो प्रोफ़ेसर पाशा कह रहे थे। हुँ, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश में करीब 8 से 10% हिंदू लोग रहते हैं और 1971 की जो लड़ाई हुई उसमें अधिकांश जो हमारे शरणार्थी आए थे, वो हिंदू समाज के थे। तो जिस तरीके से इन्होंने प्रोत्साहित करा है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लाके, वो प्रोत्साहित करता है तमाम लोगों को हिंदू इंडिया में सिटीज़नशिप के लिए। मुझे इस बात का खौफ़ है कि करीब इतने सारे लोग बांग्लादेश से आ जाएँगे, उनको नागरिकता इनको देना बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया है। और वहाँ पे आंतरिक कारण ऐसे बन सकते हैं जिसकी वजह से ये लोग को बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ आएँ। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी है ना, वहाँ से कोई प्रोत्साहन, किसी भी तरीके की बात का कोई से हमको प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि स्थिति बेहतर होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो वो इंडिया के जितने सिंबल्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं और जितने भी वहाँ पर सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं, वो सब है ना हसीना के जो ताल्लुकात थे मोदी जी के साथ, उनसे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक हसीना थी, एक दीवाना था, इस तरीके के गाने चल रहे हैं। हुँ, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और हुँ। इसमें मेरे ख्याल से मोदी जी को सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बांग्लादेश में हुई है, उसका मुख्य कारण हमारी आंतरिक नीतियाँ हैं। उसका उसी तरीके से हमारा मालदीव के अंदर भी हुआ, व यहाँ पे भी हुआ। जो मेजॉरिटेरियनिज़्म हिंदुस्तान की है, वो वहाँ पर है ना माइनॉरिटीज़्म बन जाती है बांग्लादेश के अंदर और उसी तरीके से अफ़गानिस्तान। पिछले कुछ साल पहले अफ़गानिस्तान में भी एंटी इंडिया डेमोंस्ट्रेशन हुआ था जिसका कोई इतिहास नहीं है, परंतु सीएए के बाद हुआ था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पता नहीं कि क्या इसका असर होगा। अपने आप में ये इंडिया को एन्श्योर करना चाहिए कि जो सत्ता में जो भी आए, वो इनके पक्ष में ना आए, वहाँ की समाज में जो स्टेबिलिटी है उसको बदले ना। अगर बदल दी, तो आपको मैं बता दूँ कि लाखों की तादाद में शरणार्थी हिंदुस्तान में आना चालू हो जाएँगे और इनके पास स्थिति ऐसी आ भारत जाएगी में कि वो संजय संजय इसके पहले कि मैं प्रोफ़ेसर पाशा से के पास जाऊँ, आपसे एक सवाल और कर रही हूँ कि भारत के में इस समय सबसे बड़ा डर क्या है? किस तरीके का सोशल चेंज हो सकता है? क्योंकि मैं कुछ ट्वीट्स देख रही हूँ, जिसमें कि ये लिखा है कि डियर इंडिया हिंदू, बी यूनाइटेड अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट्स टू प्रोटेक्ट द धर्मा इन इंडिया। अब अगर इस तरीके की बातचीत सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है कि भई सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, देख लो कि रेडिकल इस्लामिस्ट ने बांग्लादेश में क्या किया है। तो फिर किस तरीके का नैरेटिव चलेगा? और दूसरे लेवल पर शेख हसीना के जो अच्छे संबंध है मोदी जी और मोदी सरकार के साथ वो भी हैं। तो ये दोनों पैरेलल्स को कैसे हैंडल करेगी मोदी सरकार? मेरे ख़्याल से इनको अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनको बीजेपी की सरकार ना बन के हिंदुस्तान की सरकार बनना पड़ेगा, जो इनके लिए बहुत मुश्किल है। हुँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक इस तरीके का दिखाया नहीं है कोई एटीट्यूड। क्योंकि यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया की आप बता रहे हैं, ये पूरी मानसिकता पार्टीशन वाली है कि हुँ, हिंदू उधर जाएँ, मुसलमान उधर जाएँ। बार-बार ये सवाल पूछा भी जाता है कि एक मुल्क मिल चुका है पार्टीशन के बाद, अब कितना मुल्क और लेंगे, क्या लेंगे? तो अपने आप में इसका रिटेलिएशन हो सकता है। पूरी जो सोशल फैब्रिक है चरमरा सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि बांग्लादेश का जो सबसे पहले जो पिछले 24 घंटे और जो आज पूरे दिन में हुआ है, उसको किसी तरीके से डैमेज को कंट्रोल करे। आर्मी को बताना चाहिए कि हम ये सब करेंगे, हम वहाँ पे स्थिति को बेकाबू नहीं होने देंगे, वहाँ पे बँटवारा जो समाज में होने की संभावना है उसको नहीं होने देंगे। अब अगर नहीं करा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जन आक्रोश है वहाँ पे लोगों में और जो इस समय खून लग गया है ज़ुबान पे उनके, वो लोग कहीं रुकेंगे नहीं। हुँ। देखिए प्रोफ़ेसर पाशा, अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर विपक्षियों को भी वहाँ पर जेल में डाला जा रहा था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात सामने आ रही थी, चुनाव में धांधलियाँ के आरोप भी लगे, मानवाधिकारों का हनन हुआ, ये सारी चीज़ें बांग्लादेश में इस दौरान हुई हैं, एक्टिविस्ट को बाकायदा गायब करवा दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको किस बात का एहसास दिलाती हैं कि आज जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आज उसके प्राइम मिनिस्टर का अगर ये हश्र हुआ है, तो पूरे विश्व के लिए ये कितना बड़ा लर्निंग लेसन है, देखिए, इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे बढ़ के भारत पे क्या असर होगा वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कारण बताए, चाहे वो जुडिशियरी को इमैस्कुलेशन करना है या सिविल सर्विस को क्रश करना है, अपोजिशन लीडर्स को डरा धमका के जेलों में डालना है, या और
जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उसको मैनिपुलेट करना है, ये सब यहाँ भी हो रहा है बड़े पैमाने पर। और जो लिबरल्स हैं, जो कुछ छोटी आवाज उठाते हैं, वो भी अभी डरे हुए हैं, कई जेलों में हैं, उनके साथ चार्जेस लगाए गए हैं वगैरह वगैरह सब। क्योंकि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स का उनकी भी ऑटोनॉमी है, वहाँ अभी कुछ इस तरीके से ओपनली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये इकोनॉमिक इशू बन गया था बांग्लादेश में, यहाँ भी पोटेंशियल वही है। आईएलओ के रिपोर्ट के मुताबिक 84% अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, बोल के पार्लियामेंट में भी जिक्र किया गया है। हालांकि मैं नहीं मानता कि इतना ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन काफी लोग नाराज हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। उसके साथ साथ दूसरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, खास तौर पे जो बीजेपी और एनडीए जो वादा के करे हैं पिछले 15 सालों से, उसको लेके काफी नाराजगी है लोगों के बीच में। और ये अब जो लोग कम्युनल एजेंडा भी लेके जो बार बार सत्ता पे आ रहे हैं, बहुत नाराज हैं लोगों के दिलों में कि ये नहीं होना चाहिए, ये देश के हित में नहीं है ये। बिल्कुल। प्रोफ़ेसर पाशा, एक और खबर आ रही है जो कि शेख हसीना को यूके से बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड किंगडम ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है और अभी भी वो भारत में मौजूद हैं। संजय, इस पर क्या कहेंगे? अगर यूके उनको शरण देने से मना कर देता है, तो ये क्या मैसेजिंग है यूके की तरफ से आपके हिसाब से? देखिए, यूनाइटेड किंगडम शेख हसीना के हरदम खिलाफ था। जब पिछली बार आंदोलन हुआ था यहाँ पे शाहबाग का, तो वहाँ पर उस समय ये देखा गया कि शेख हसीना ने कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे लगाए और ये चीज़ें करी जो कि इंग्लैंड से जुड़े हुए थे। तो उनकी जो पूरी व्यवस्था है और उनका जो सो कॉल्ड डीप स्टेट जो उनको रन करता है, उनको पता है कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। घूम फिर के शेख हसीना को अगर पनाह मिलेगी, तो हिंदुस्तान में मिलेगी और कोई जगह नहीं है। हर जगह से उनका जो पूरा नेटवर्क है, वहीं पे या तो चीन में मिलेगी या इंडिया में मिलेगी या रूस में मिलेगी नहीं, और लेकिन कहीं मोदी जी उसको कैसे लेजिटिमाइज़ करेंगे? क्या मोदी जी ये कहेंगे कि नहीं भाई ठीक है, जो भी बांग्लादेश में हो रहा था आज हम उसके विरोध में खड़े हैं, हम शेख हसीना के साथ हैं। अगर एक जन सैलाब शेख हसीना के खिलाफ है बांग्लादेश में, तो आज मोदी जी ये कहेंगे कि नहीं मेरी शेख हसीना से बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए हमने उनको अपने देश में शरण दे दिया। आज प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो क्या भारत एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड इस समय नहीं ले सकता? क्योंकि बांग्लादेश में इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। कि आप वहां पर सबकी आवाजें दबा रहे थे, वो सारे प्रोटेस्टर्स आज सड़क पर हैं, उन्होंने डिथ्रोन किया वहां के प्रधानमंत्री को, और अब वहां के प्रधानमंत्री को मोदी जी अपने अच्छे संबंधों की वजह से शरण दे रहे हैं। तो आज क्या मोदी जी पर सवाल नहीं खड़े होंगे, भारत की सरकार पर सवाल नहीं खड़े होंगे इससे? मेरे ख्याल से किसी को पनाह देना में कोई बुराई नहीं है। कई दफ़ा कई सारे राजनेता इधर-उधर भागे हैं, उनको पनाह दी गई है। चाहे हो सकता है कि हिंदुस्तान मुझे मुझे पास जो रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान बड़ा अनकम्फ़र्टेबल है उनको पनाह देने की, तो इसी वजह से वो इंग्लैंड गई। उनकी बहन जो रेहाना है वो इंग्लैंड की नागरिक है, तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि वहीं पे रहेगी। परंतु यहाँ पर हिंदुस्तान को समस्या हो सकती है अगर वो यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि उनको आगे जो काम करना है, अपना जो भी उनको रिश्ता बनाना है, वो नई व्यवस्था से बनाना है। हो सकता है कि उनका नज़रिया हसीना के खिलाफ हो, वो उम्मीद करें कि हसीना को बाँध के पहुँचा दें वहाँ पे बांग्लादेश में। तो ये सब संभावना बनती हैं, पर अगर मोदी साहब या भारत सरकार में दम होगी, तो अपने दोस्तों के साथ तो खड़ी रहेंगी, क्योंकि हर हालत में वो भी खड़ी रहीं। उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें करी, कोई और सरकार नहीं कर सकती थी हिंदुस्तान के लिए। कई सारे मिलिटेंट्स को पकड़ के भेजा, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में बवाल होता था, उसको कंट्रोल करने में मदद करी। तो ये सब चीज़ें को सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ऐसा मैसेज देना चाहता है कि वो दोस्तों की देखभाल करता है कि नहीं। क्योंकि हमको भी एक बड़ी ताकत की तरीके से अपने को सोचना चाहिए, ना कि ये किस तरीके से अमेरिका या इंग्लैंड है ना सोच रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर पाशा, जो मेरा आखिरी सवाल है अब आपसे कि भारत अगर शेख हसीना को पनाह देता है, तो भारत के लिए क्या मुसीबतें आ सकती हैं? 1 या 2 मुसीबतें या 3 मुसीबतें क्या हो सकती हैं भारत के लिए और मोदी जी के लिए? पहला तो मुझे डर है कि जैसे संजय साहब बता रहे थे कि इंडियंस को टारगेट किया जाएगा लार्ज स्केल में वहाँ। हुँ, ऑलरेडी वहाँ एंटी इंडियन फीलिंग्स इतने बड़े पैमाने पर फैल गई हैं
सिर्फ सिंबॉलिक टारगेट्स को अटैक किया गया है, लेकिन अब शेख हसीना को हम यहाँ पनाह देते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं उनके अवामी लीग के सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि अवामी लीग के सपोर्टर्स को भी टारगेट किया गया जा रहा है। तो उनको निपटने के बाद जो है, जो एलिमेंट्स फोरफ्रंट पे हैं, तो वो इंडियंस को भी हिंदूज को भी टारगेट करेंगे, जैसे संजय बता रहे थे। तो उससे बहुत टर्माइल बहुत देर तक सस्टेन होगा वो। तो अगर शेख हसीना यहाँ रह के एक्टिव रहेंगी और जिस तरीके से तस्लीमा नसरीन यहाँ रह के काफी वहाँ लिंकेज एंटी इंडिया का बढ़ा, तो उस तरीके से बड़े पैमाने पे होंगे, क्योंकि शेख हसीना के रूट्स अभी भी कॉन्टैक्ट्स काफी गहरे हैं, उनके पास पैसा भी है और क्लाउड भी है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात जो अलर्ट रहना है कि ऐसे हालात नेपाल में भी उभर सकते हैं, जहां काफी एंटी इंडियन फीलिंग्स और प्रो चाइना फीलिंग्स भी बढ़ते आ रही हैं। तो एक एक करके श्रीलंका से लेके मालदीव से लेके बांग्लादेश से लेके फैल सकते हैं, और इसमें आप क्लियरली पैटर्न देख सकते हैं कि ये सिर्फ लोकल इंटरनल टर्मोल्स हैं, इसके पीछे बड़ी साजिश है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो या दूसरे अन्य देश उनके साथ मिलके कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये भारत को स्ट्रिंग ऑफ प्रॉब्लम्स में क्यों उलझाना चाहते हैं? इसलिए कि उनके इंटरेस्ट यहाँ सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो वो ब्रॉडर इश्यू पे भी, इंडो अमेरिकन रिलेशंस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा रवैया यूक्रेन में क्यों अपोज किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ले रहे हैं कई मामलों में, उनको उनके हित के खिलाफ है, या ग्लोबल मल्टीपोलर ऑर्डर में हम ब्रिक्स के लीडरशिप में लेके जो दूसरे देशों को शामिल कर रहे हैं ब्रिक्स में, और डी डॉलराइजेशन का जो सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब बड़े बड़े मैक्रो मुद्दों को, ग्लोबल इश्यूज को, क्योंकि अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज, उनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर कंप्लीटली एनसर्कल्ड हो गया है, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स वगैरह से। तो ये अब शक हो रहा है कि अब रिसेशन का होना अमेरिका में बहुत इमिनेंट हो गया है, और वेस्टर्न इकोनॉमीज कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। जिस तरीके से आप विजुअल्स इंग्लैंड में देखे हैं पिछले 2-3 दिनों से, अभी भी हिंसा जारी है। तो इस तरह के घटना फ्रांस में, जर्मनी में कहीं भी हो सकते हैं। और जो नाटो लीडर्स को जो एहतियात दे रहे हैं कि फौज आप तैयार रखिए, तो ये सब रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, मिलिट्री इश्यूज, और जिस तरीके से इजराइल को फ्रंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गाजा का मामला नहीं है, और बार बार कांग्रेस में नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारी सिर्फ फलस्तीनियों से जंग नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के डिफेंस के लिए हम लड़ रहे हैं। तो किसी ने भी ये चैलेंज नहीं किया इस पॉइंट ऑफ व्यू को। नहीं, लेकिन जो आपने एक बड़ी बात कही कि मोदी सरकार को वाकई में चौकन्ना रहने की जरूरत है, मुसीबतें तो हो सकती हैं, और किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन एक बस चलते चलते एक आखिरी सवाल संजय आपसे, कि अभी हाल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की भी मुलाकात शेख हसीना से हुई थी, और ऐसे में विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, भारत का विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा? क्या फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स बांग्लादेश, उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे? क्या इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि भाई शेख हसीना को आप क्यों पनाह दे रहे हैं? कौन सी पार्टीज इस पर कर सकती है? क्या इसको लेकर कोई आप संभावनाएं देख सकते हैं कि विपक्ष कैसे रिएक्ट कर सकता है यहाँ के गतिविधियों पर, अगर शेख हसीना भारत मुझे लगता है कि विपक्ष खामोश रहेगा। हमारे कांग्रेस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं शेख हसीना के साथ, और शेख मुजीबुर रहमान को और उनका जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे मुल्क को आज़ाद करने में, बनाने के लिए, उसको अभी तक कोई भूला नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पूरा कंसेंसस होगा फॉरेन पॉलिसी वाले मामले इस मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश के। तो नहीं, मुझे लेकिन नहीं लगता कि कोई ममता बनर्जी ने तो उनको एंट्री मना कर दी। ममता बनर्जी के बारे में आ रहा है कि वे उन्होंने शेख हसीना को एंट्री मना कर दिया था कि मेरे राज्य में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा। ममता बनर्जी के अपने कारण हो सकते हैं कि वो नहीं चाहती हूँ कि किसी तरीके से कोई बांग्लादेश से आए रेफ्यूजी की बहुत पुराना इतिहास है वहाँ पर।
और खौफ इस बात का है कि अगर है ना ये लेती तो उनको वहाँ पे जन आक्रोश का फेस करना पड़ता है, या बॉर्डर्स पे ना ये लोग हमास कर देते। तो कई सारे पेच हैं इसके अंदर, इतना आसान नहीं है। पर मुझे लगता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले में विपक्ष काफ़ी हद तक सरकार के साथ रहेगा। हो सकता है कि अगर इन्होंने थोड़ी अक्लमंदी दिखाई तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं और दे कैन हुँ, टेक अ कैलिब्रेट पोज़ीशन, पर अभी तक इन लोगों ने इतनी सलाहियत दिखाई नहीं है। हुँ, जी। चलिए तो देखना होगा, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, हर घंटे यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं और सोशल मीडिया अगर आप फ़ॉलो करें, तो तस्वीरें, हर घंटे की तस्वीरें इस समय सामने हैं। लेकिन शेख हसीना का क्या होगा अगर यूके ने उनको शरण देने के लिए मना किया है, तो फिर भारत में हालात कैसे हो सकते हैं, उस पर भी निगाहें बनाना ज़रूरी है और बनाकर रखना भी चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। और थैंक यू सो मच प्रोफेसर पाशा, संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।